नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रभात एजुकेशन सेंटर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सब्जेक्ट सोशल साइंस का पार्ट 6, जो कि एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 VBI ऑब्जेक्टिव है, जो कि एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बिहार बोर्ड के बच्चों, अगर आप 400 लाना चाहते हैं तो प्रभात एजुकेशन सेंटर से जुड़े रहे। दोस्तों, आज बिना लेट करते हुए आज पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शुरू से अंत तक देखिए और इस क्वेश्चन की ओर बने रहें। चलते हैं। आज पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दहिया या झूम या दीपा या खील, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झूम। तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन नहीं है भाई? तो धान या गेहूं या मूंगफली या कपास। तो खरीफ की फसल गेहूं नहीं है, जो कि गेहूं एक रबी फसल है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड निम्न से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन धान की फसल नहीं है। तो इनमें धान की फसल कौन नहीं है? अमन या सुमन या आस या बोरो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुमन। तो इनमें से कौन धान की फसल नहीं है? तो सुमन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है। तो भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न से कौन है? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी या टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को या बोकारो स्टील स्टील सिटी या विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को। यानी कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न से कौन है? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न से कौन एक छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्न छोटे पैमाने का उद्योग है चीनी उद्योग या कागज उद्योग या खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खिलौना उद्योग। तो निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड या नरोत्तम। तो भोपाल त्रासदी में गैस का रिसाव हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नरोत्तम सिंघानिया कहां के शासक थे। तो नरोत्तम सिंघानिया कहां के शासक थे? वियतनाम या लाओस या थाईलैंड या कम्बोडिया। नरोत्तम सिंघानिया कम्बोडिया के थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड नरोत्तम सिंघानिया कहां के शासक थे? कम्बोडिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा था? हो ची मिन्ह या फान बोई चाओ या कुआं या त्रिभु। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था फान बोई चाओ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 1940 में ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1940 में फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, तो किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता या हनोई समझौता या पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हनोई समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। तो 1917 में अगर स्थापित हुआ था भारत में पहली जूट किस शहर में स्थापित हुई? कलकत्ता या दिल्ली या बंबई या पटना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता में पहली जूट मिल स्थापित किया गया था। तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो कलकत्ता हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1769 या 1770, 1773 या 1775, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1770। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854 या 1907 या 1915 या 1927, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1907। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने या जॉन के या क्रॉम्पस्ट
क्रॉम्स पैटर्न या हम्फ्री डेवी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हम्फ्री डेवी। एंड सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? चीन, अमेरिका या भारत या फ्रांस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू को 15 वर्षों के नजरबंद कर रखा गया था? घाना या म्यांमार या तिब्बत या मैक्सिको, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, म्यांमार। तो किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू को 15 वर्षों के नजरबंद कर रखा गया? तो म्यांमार हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र महिलाओं की भागीदारी थी 10% या 15% या 33% या 50%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10%। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व यानी कि पहले 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप परिणाम है, तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप परिणाम है अपने क्षेत्र से लगाओ, ये या राष्ट्रहित, या राष्ट्रीय एकता, या अलगाववाद, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तो निम्न से कौन एक कारक राष्ट्रीय लोकतंत्र की चुनौती है? एंड राष्ट्रीय विकास, या देश प्रेम, या जातिवाद, या पंचायती राज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जातिवाद, जो कि एक लोकतंत्र की चुनौती है। तो निम्न से कौन सा कारक है लोकतंत्र की चुनौती है? जो कि जातिवाद, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, या नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? पूंजी, या नेता, या अशिक्षा, या चुनाव? अशिक्षा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इससे अशिक्षा से क्या होता है कि लोकतंत्र की स्थापना में बाधक होता है। इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो अशिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उदार क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उदारता उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति, या जनता के प्रति, या प्रधानमंत्री के प्रति, या मंत्री परिषद के प्रति, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनता के प्रति। तो लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? तो विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? सैनिक तंत्र, या राजतंत्र, या लोकतंत्र, या अधिनायक तंत्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, लोकतंत्र। तो विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को भी सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन था कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना विधि, या उत्पादन गणना विधि, व्यवसायिक गणना विधि, उपरोक्त सभी के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना विधि, एंड उत्पादन गणना विधि, व्यवसायिक गणना विधि, उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भागलपुर, या पटना, या गया, सीतामढ़ी? गया, सीतामढ़ी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पटना। तो निम्न से बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपको पता होना चाहिए बिहार, या चंडीगढ़, या हरियाणा, या गोवा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोवा।
तो भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विनिमय विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु या चेक या मुद्रा या प्रतिज्ञा पत्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुद्रा। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुद्रा यानी कि रुपया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। पत्र मुद्रा या धातु मुद्रा या प्लास्टिक मुद्रा, जो साख मुद्रा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा। तो क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, प्लास्टिक मुद्रा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साख का संबंध है। साख का संबंध किससे? गरीबी से, उधार से, या दोनों से, विश्वास से? तो साख का संबंध है विश्वास से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साख का संबंध है विश्वास से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? इनमें कौन सा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? भूकंप या ओजोन परत का क्षरण या ज्वालामुखी या बाढ़, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण। तो इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? ओजोन परत का क्षरण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर पे। एंड प्रभात एजुकेशन सेंटर को पढ़ने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। एंड इसी प्रकार आप सपोर्ट प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।